तो ऐसा क्या हो गया इस बार मेरे साथ जो पिछले 6 साल से नहीं हुआ। जी हाँ, 6 साल से मैं क्रूज इंडस्ट्री में हूँ। मैंने बहुत ट्रेवल किया है इंडिया से अलग अलग कंट्रीज में। तो इस बार क्या हो गया, इंडिया से फ्रांस जाने में इंडियन इमिग्रेशन में क्या हुआ और कतर एयरलाइंस के साथ क्या हुआ। इतनी दिक्कत तो मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट छूटने में नहीं हुई जितनी इस बार हुई। जी हाँ, 2 बार मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट छूट गई जब मैं इंडिया से अदर कंट्रीज में ट्रैवल कर रहा था। क्योंकि कई रीजन होते हैं। अगर आप बाया यूएस कर रहे हो ना, यूएस में जा रहे हो, तो वहां पे आपका जो इमिग्रेशन होता है वो 1-1.5 घंटा बिठा के रखते हैं यार। वो ऐसा लगता है कि आप ही सबसे बड़े सस्पिशियस हो, क्योंकि आप क्रू मेंबर हो और पता नहीं आप यूएस में एंट्री करने के बाद वापस इंडिया जाओगे कि नहीं जाओगे। आपकी जो भी कंट्री है उसमें वो 1-1.5 घंटा क्या चेक करते हैं यार, ऐसा क्या है। सारे सिस्टम तो अवेलेबल होते हैं उनके पास, फिर भी वो बिठा के रखते हैं। तो इससे ज्यादा उन्होंने यार इंडियन इमिग्रेशन ने तो यूएस इमिग्रेशन को भी पीछे कर दिया। और मेरे साथ ही ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, ये जितने भी सी फेरर थे वहां पे, जितने भी क्रू मेंबर्स थे, सबके साथ हुआ। क्या एग्जैक्टली हुआ इमिग्रेशन में, क्या एग्जैक्टली हुआ कतर एयरवेज के काउंटर पे, सारा का सारा मैं इस ब्लॉग में बताऊंगा और पूरी जर्नी दिखाऊंगा दोस्तों, इंडिया से लेके फ्रांस तक की। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं हूं सुनील यादव, आप देख रहे हो क्रूज वाली दुनिया। फ्रेंड्स, ये जो भीड़ देख रहे हो ना आप चेक इन काउंटर पे, ये खाली दिल्ली की भीड़ नहीं है, ये पूरी इंडिया की भीड़ है। वो क्यों बोल रहा हूँ, वो इसलिए कि कतर एयरवेज ने क्या किया है दोस्तों, कि पूरे इंडिया से जहां से भी पैसेंजर्स हैं वो सबको डाइवर्ट किया गया है दिल्ली में। तो दिल्ली में सारे पैसेंजर्स आते हैं और यहाँ से फिर कतर एयरवेज जो है फ्लाई करके कतर जाता है, दोहा। वो इसलिए हो सकता है कि इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस हैं, ज़्यादा फ्लाइट नहीं है, तो हर एक डेस्टिनेशन से शायद कतर एयरवेज जो है वो ऑपरेट नहीं कर रही है। इट्स ओके। लेकिन दोस्तों, चेक इन काउंटर की जो संख्या है वो तो बढ़ानी चाहिए यार। इतनी भीड़ है, वो तो सामने है, खाली चेक इन काउंटर के सामने देख रहे हो आप। वो आपको ऐसा लग रहा हो यार ये तो नॉर्मल टाइम में भी रहती है, इतनी पीक आवर्स में 1-2 घंटा बचता है तो इतना रहता है। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट वो इतनी नहीं है यहाँ। ये जो भीड़ है इसके बाद में एक और लाइन है जो ऐसी जिग जैग करते हुए, जितने और इंटरनेशनल काउंटर्स हैं ना, चेक इन काउंटर, उन सबको क्रॉस करती हुई लंबी लाइन है दोस्तों। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं एयरपोर्ट पे 11:30 को डिपार्चर पे बाहर पहुंच गया था और 10 मिनट में मैं अंदर घुस गया। अंदर घुसने के बाद में 11:40 से लाइन में लगा लगा मेरा नंबर कितने बजे आया चेक इन काउंटर पे पता है? 2:15 2:20 के आसपास मैं चेक इन काउंटर पे पहुंचा, चेक इन काउंटर से जस्ट पहले। और वहां पे मुझे स्टाफ ने रोक लिया कि सर आपने ये फॉर्म भरा है? मैं बोला नहीं भरा। ठीक है, भरते हैं। तो वो फॉर्म भरा, वो क्योंकि मैं वाया बार्सिलोना जा रहा था ना, दिल्ली टू कतर, कतर टू बार्सिलोना और उसके बाद फ्रांस। तो दोस्तों वो फॉर्म भरा, वो फॉर्म में लग गए मुझे 15 मिनट। 15 मिनट के बाद चेक इन काउंटर पे गया तो वो भाई साहब जो वहाँ बैठे थे चेक इन काउंटर पे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं पीसीआर कराई मैंने जस्ट एक दिन पहले, 48 आवर्स भी नहीं हुए थे करा के, और जबकि 72 आवर्स वैलिड है। तो यार इन लोगों को ना, इनको जानकारी भी नहीं होती है और ये पूछना भी नहीं चाहते अपने सुपरवाइजर से, क्योंकि सुपरवाइजर को पूछेंगे तो बोलेगा तुझे ये नहीं आता। तो ये लोग अपने आप में बैठे रहते हैं और भाई ने मेरे वहाँ 30-40 मिनट तो चेक इन काउंटर पे खराब कर दिए। ऐसा बिलीव करो, कोई आदमी 3 घंटे के चेक इन के लिए लाइन में लगता है, वो भी 3 घंटा, इतना लंबा टाइम। आई डोंट नो ये चेक इन काउंटर्स क्यों नहीं बढ़ाया इन्होंने, क्यों नहीं इन्होंने स्टाफ बढ़ाया। और जो ये तो ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी है जो कतर के लिए चेक इन करती है, ठीक है, सेल्बी चेल्बी कुछ ऐसा कुछ नाम है दिल्ली में। तो कतर एयरवेज का स्टाफ आके, मैनेजर वगैरह बार बार आके बोल रहे थे भाई क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, इतनी लंबी लाइन क्यों है, जल्दी कर, डिले हो जाएगी फ्लाइट। तो लो जी, आ गए दिल्ली इमिग्रेशन पे। तो अब यहाँ पे आपको भीड़ तो दिख नहीं रही होगी, लेकिन काउंटर्स की संख्या भी कम है, ऑफिसर्स भी कम बैठे हैं। यहाँ पे भी मुझे 30-40 मिनट लग गए दोस्तों।
मुझे यहाँ पे फ्लाइट का डिपार्चर टाइम तो ऑलरेडी वहीं पे हो गया था 3:15 3:20, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं पता था कि मेरे पीछे भी लंबी लाइन है, अगर ये सारे पैसेंजर्स जाएंगे तो फ्लाइट डिले होनी ही है। तो उतना ज़्यादा मैं चिंता नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पे तो एक और कांड हो गया ना। यहाँ पे जब मैं गया, वैसे तो इससे पहले आराम से सुकून से हो जाता था इमिग्रेशन, ज़्यादा लफड़ा होता नहीं था। जब मैं काउंटर पे पहुंचा तो डॉक्यूमेंट्स चेक किए, सारे दिए मैंने। तो उन्होंने, ऑफिसर ने सवाल पूछा कि भाई आपका OK2 बोर्ड लेटर कहाँ है और गारंटी लेटर कहाँ है। तो मैं बोला गारंटी लेटर की सर जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा वीज़ा है, मेरे पास वैलिड वीज़ा है फ्रांस का। अगर वीज़ा होता है तो गारंटी लेटर की ज़रूरत नहीं है। कंपनी गारंटी लेटर देती है कि भाई ये वीज़ा नहीं है इसके पास, वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा या फिर कंपनी दिलाएगी, जो भी है, तो वो वैलिड माना जाता है सीमैन के केस में। तो ये जो OK2 बोर्ड और गारंटी लेटर जो पोर्ट एजेंट प्रोवाइड कराता है, कि कंपनी के पोर्ट एजेंट्स रहते हैं जिस भी कंट्री में क्रू साइन ऑन होता है, वहाँ पे क्या होता है कि जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जैसे मेरे पास US वीज़ा है और मैं कहीं किसी कैरेबियन आइलैंड से साइन ऑन हो रहा हूँ, मेरा जो शिप है वो कैरेबियन आइलैंड में कहीं है क्योंकि नज़दीक है, तो वहाँ से मैं साइन ऑन हो सकता हूँ, वो वैलिड होता है। तो उस केस में वो जो कंट्री है जहाँ मैं साइन ऑन हो रहा हूँ वो देती है गारंटी लेटर, और वो पोर्ट एजेंट प्रोवाइड कराता है। ये तो रही गारंटी लेटर और जो भी है OK2 बोर्ड लेटर की कहानी। तो भाई साहब ने 5-10 मिनट तो इसमें खा लिए मेरे, ठीक है, 3:30 वहीं पे हो गया। उसके बाद उनको पता ही नहीं था करना क्या है, ठीक है। उसके बाद पड़ोसी से पूछा, तो आपको जब पता नहीं आ रहा तो पूछना चाहिए। पड़ोसी ने बोला ठीक है, अगर इसके पास वीज़ा है तो OK2 बोर्ड लेटर या जो भी गारंटी लेटर नहीं चाहिए। अब क्या हुआ दोस्तों, पहले क्या होता था कि ये ई इमिग्रेशन जो है वो हमें ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, DG शिपिंग जो हमारी है उसको। तो ये जो है हमारी कंपनी करती है, जो भी है हमारी जो एजेंसी है वो करती है, और हमें ईमेल पे भेज देती है 1-2 दिन पहले। तो ये मुझे मिल चुका था। अभी क्या हुआ, ये हम जो है प्रिंट आउट लेने के बाद साथ में लेके जाते हैं, और उसके बाद में ऑफिसर्स को दिखा देते हैं, वो देख के छोड़ देते हैं। कि इस बार क्या हुआ, नई नौटंकी, कि जितने भी क्रू मेंबर्स थे सबको होल्ड किया और बोला आप वो लास्ट काउंटर पे जाओ, वहाँ ये चेक करा के लाओ। मतलब आपके 10-15 मिनट और लगेंगे, क्योंकि आप यहाँ लाइन में फ्रंट पे थे, और ये सारे जितने चेक इन काउंटर पे और क्रू मेंबर खड़े हैं वो सब इसी फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे थे, कतर से। तो अब वहाँ पे भी लाइन लगानी पड़ेगी। आप भाई वहाँ जाओगे, आप वहाँ, और फ्लाइट का टाइम ऑलरेडी हो चुका है, और पब्लिक चिल्लाना चालू की सर मेरी फ्लाइट छूट जाएगी छूट जाएगी। वहाँ एक क्रू मेंबर तो जोर जोर से चिल्लाने लग गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा देर से वेट कर रहा था। मैं उसे देख रहा था आधा घंटे से, तो वो वहीं पे खड़ा था और उसको इंटरटेन नहीं कर रहा है ऑफिसर, सोचो आप। उसके बाद हम वहाँ गए, वहाँ जाके अगले काउंटर पे पूछा, ये भी नहीं बताया कि ऑफिस में जाना है, वो लास्ट में जाओ ऐसे बोलते हैं, ये सरकारी काम है। तो वही वहाँ गए ऑफिस में जाके पूछा, उन्होंने सबके पासपोर्ट कलेक्ट किए, किसका ऊपर हो गया किसका नीचे हो गया कुछ पता नहीं है, ठीक है। और बोर्डिंग पास भी साथ में ले लिए। बोर्डिंग ये भी नहीं बोला कि बोर्डिंग पास अपने पास रखो, अब बोर्डिंग पास भी ले लिया। और उसके बाद वहाँ पे कम से कम 10-12 लोग थे, तो सबका चेक किया, और वहाँ पे 15 मिनट खाली है। मतलब हो गया कांड। जाएगी फ्लाइट तो जाएगी, अब दूसरी मिलेगी, कल जाएंगे और क्या है। उसके बाद उन्होंने 15 मिनट के बाद वो सब वापस की, और फिर बाद में बोलते हैं सर कि ये आपके बोर्डिंग पास है ना, वो ऊपर नीचे हो गए, मिक्स हो गए, जरा देख लेना। हाँ ठीक है, अभी 5 मिनट में इसमें लगाऊँ देखने में। जैसे तैसे लिया, उसके बाद फिर वहाँ से भाग के फिर उसी काउंटर पे गया, ठीक है। और हाँ, इतना जरूर सुकून कर दिया कि लाइन में मत लगना, फ्रंट में खड़े होना जाके, ठीक है भाई। फ्रंट में चले गए हम, फ्रंट में खड़े हो गए जाके। फिर उन्होंने वहां से क्लियरेंस दिया, उसके बाद सिक्योरिटी चेक हुआ, और उसके बाद फिर भाग भाग के मैं गेट पे गया दोस्तों। ये मैं अपनी जर्नी इसलिए शेयर करता हूँ दोस्तों कि आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसा होता है ट्रैवल के दौरान। हालांकि घबराना नहीं चाहिए, ये तो चैलेंजेस हैं, ये होता रहता है, और ये एक्सपेक्टेड भी है कि ऐसा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें तैयार रखनी है हमें, तो इसलिए मैं आपको शेयर करता रहता हूँ। हो सकता है आपको और कोई शेयर ना करता हो, बट ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसा होता है क्रू मेंबर्स के साथ। बट ये सारे चैलेंजेस हैं, लाइफ है, लाइफ इज चैलेंज, तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और इनसे इनकी पूरी तैयारी रखनी चाहिए। और क्या, इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि यहाँ से मैं कतर जाऊंगा, और कतर के बाद बार्सिलोना में इमिग्रेशन होता है कि नहीं। बट यूरोप में एंट्री मारूंगा, यूरोपियन वीजा है तो होना चाहिए। और बार्सिलोना के बाद फिर फ्रांस में जाऊंगा, तो वहां भी इमिग्रेशन होगा क्या, तो दोनों जगह दिखाता हूँ और कैसा होगा देखते रहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। बार्सिलोना एयरपोर्ट पे लैंड कर चुका हूँ। इमिग्रेशन, कस्टम, सिक्योरिटी चेक सब हो चुका है। हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, आप मेरे चेहरे से देख सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी 24 आवर्स से ज़्यादा हो गया घर से निकले हुए।
फ्रेंड्स, फ्रांस में लैंड कर चुका हूँ। एयरपोर्ट का नाम है नैंटेस अटलांटिक। चलिए तो अभी कलेक्ट करते हैं बैग और उसके बाद निकलते हैं। अराइवल में वहाँ मेरा कोई कर रहा है वेट। तो अभी आ चुका हूँ बाहर। कंपनी ने किसी भाई साहब को मुझे पिकअप करने के लिए भेजा था, वो मिल चुके हैं मुझे यहाँ पे। तो अब हम रवाना हो चुके हैं होटल के लिए जहाँ पे मेरी बुकिंग है। दोस्तों, इस जर्नी को यहीं करते हैं समाप्त। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन और ये ब्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल, जय हिंद।